वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आओ फिर राजनीति करते हैं। बेसिकली क्या है, ये आज हमारा जो पॉलिटी का जो सेशन चल रहा था, क्लास नंबर 12 है और ये लास्ट क्लास होने वाली है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देख रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो हम चला रहे थे उसमें अब जो हमारा अंतिम जो पड़ जाता है उसमें जो हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और साथ में जो सांस्कृतिक कूटनीति, प्रवासी भारतीय और लोक प्रबंधन, ये लेके चलेंगे। और इसको मैं आपसे इसलिए ये जो लाइन ऐड करी है कि एक बार परीक्षा से पहले देख लो बस, क्योंकि ये जो सेशन है लास्ट वाला, इसमें ऐसे प्रश्नों को ऐड किया गया है जिनका किसी न किसी एग्ज़ाम से नाता तो रहता ही है। और साथ में ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कभी ना कभी अपने सामने देख चुके हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा गलतियां हमसे इन्हीं सब क्वेश्चन में होती हैं। अभी आप खुद ही देख लेंगे, ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे सामने है। किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक था? ठीक है, सबसे अधिक जो महासचिव का कार्यकाल था, आपको सबको पता है, वर्ष 1940 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था उसका जो स्थापना का जो स्टार्टिंग फेज था और 24 अक्टूबर को, तो उसके बाद जो सबसे अधिक कार्यकाल था महासचिव का वो थे आपके जेवियर पेरस डी कुइयार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जानकारी आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, सारे जो महासचिव थे, ठीक है, अब तक जितने भी महासचिव हुए उनका जो भी था। ठीक है, त्रिगेवली नार्वे 1946। ठीक है, मैंने 1940 स्थापना इससे बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संस्था की आवश्यकता महसूस होने शुरू हो गई थी। ठीक है, ओके। तो त्रिदेवी लाली 1946 से 1952 तक, और इनका देख लेते हैं। आप इसको ऐड देख लेते हैं, आपके सामने पीडीएफ अवेलेबल है, आप कभी भी इसको जाके देख सकते हैं। जेवियर डी कुइलार जो पेरू के थे, 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1991 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, ओके। और वर्तमान में एंटीरियो गुटेरस है जो पुर्तगाल के हैं और 1 जनवरी 2017 से वर्तमान तक उनका कार्यकाल है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में अलग अलग टाइप का बन जाता है। संसार की मुख्य भाषा है चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश। ठीक हो गया। इसमें क्या पूछा जाए कि उपरोक्त में कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? जो संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश व रूसी आधिकारिक भाषा थी, जिनमें केवल अंग्रेजी व फ्रेंच कार्यकारी भाषा थी। आधिकारिक और कार्यपाशी भाषा की बात चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या था, परंतु वर्तमान में अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी व फ्रेंच आधिकारिक तथा कार्य करने वाली भाषा। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए, आपके साथ काम आ जाए। वैसे इसमें ऐड किया हुआ है, यहाँ पे ऐड किया हुआ है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है कि उपरोक्त में कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो आपका हिंदी जो है वो आधिकारिक भाषा नहीं हो जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, छोटे मोटे अपना वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन पीसीएस में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसमें इनमें से किसी भाषा को दिया जाएगा, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, ये 6 भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक और कार्यकारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो वर्तमान जो क्वेश्चन बनेगा इनमें से बनेगा। ठीक है, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी व फ्रेंच, आप रट लीजिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? ठीक है, नवीनतम राष्ट्र का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला जो नवीनतम राष्ट्र है उसकी बात करा जा रहा है, वो है आपका दक्षिण सूडान। ठीक है, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। श्री आर एन पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें क्या है कि जो भारतीय न्यायमूर्ति अभी तक जो रहे हैं उनकी जो मैंने सारी डिटेल यहाँ पे ऐड करी हुई है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए भारतीय न्यायमूर्ति हैं BN राव। ये डेट बताइए, 1952 से 53। देखिए, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है जनरली। ठीक है, नागेंद्र सिंह 1973 से 88, RN पाठक 1989 से 91, दलवीर भंडारी 2012 से अब तक। ठीक है, 20 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्यायाधीश दलवीर सिंह भंडारी को 9 वर्षीय कार्यकाल 2018-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया है। ठीक है, तो ये जो थे, देखिए ये हो गया आपका सारे जो अभी तक के जज रह चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इनमें क्वेश्चन क्या है कि श्री RN पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति कौन रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BN राय और डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, ओके, क्योंकि देखिए RN पाठक यहाँ पर है, उनसे पूर्व ये रहे। ठीक है, आपको याद रखना है चीज़ों को।
BN राव, नागेंद्र सिंह, RN पाठक, दलवीर भंडारी। ठीक है, ये आपको 4 जजों का नाम याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? शायद आपके सामने कभी प्रश्न आया हो, ये IAS UPSC का प्रश्न है 2018 का। तो यह जो जारी किया जाता है, यह जारी किया जाता है विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली ये आपका विश्वव्यापी मानवाधिकार का एक आंदोलन है। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानवाधिकार का आंदोलन करता गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, इसकी जो स्थापना 1961 में, ठीक है, हुई थी। ठीक है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का जो आपका एक मान के चलिए, इसका मुख्यालय लंदन में है। और एक पीटर बेंसन थे, और उन्होंने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में एक लेख लिखा था। ठीक है, उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की ये कौन सी संस्था इसमें से नहीं है, कौन सा इसका भाग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो आपको पता है, लिखित संविधान सबसे पहले जो बनाया गया था वो बनाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, 1789 से पहला, लेकिन सबसे बड़ा और विस्तृत जो है वो है भारत का। ठीक है, लिखित संविधान। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पर जो भी चलते हैं वो आपका नियम और अधिनियम के अंतर्गत चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है? किस देश की एशिया की धुरी विदेश नीति का एक रणनीति है? तो ये आपका हो जाएगा USA क्या। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देखिए ऐड कर रखी है। अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति यूरोप और मध्य एशिया पर केंद्रित रही है। ठीक है, परंतु सोवियत संघ के पतन के बाद वैश्वीकरण के प्रभाव, पहुंच एवं दायरे में वृद्धि, चीन समेत एशियाई देशों के आर्थिक उत्थान ने वैश्विक शक्ति संतुलन में धीरे धीरे बदलाव शुरू किया। परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को सुरक्षित रखने तथा अमेरिकी हितों को पुनर्समायोजित करने के लिए अमेरिका विदेश नीति में एशिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है। ठीक है, तो तत्कालीन जो ओबामा प्रशासन था, उन्होंने एशिया को धुरी बनाने की नीति जो उनके प्रशासन में दिखाई देती है। यह नीति एशिया महाद्वीप के पश्चिम किनारे से लेकर एशिया के महाद्वीप के पश्चिम किनारे, जैसे मान के चले आपका जो लाल सागर से जो टच होता है मिस्र वाला इलाका, वहाँ से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रशांत एवं हिंद दो महासागरों के दायरे में विस्तृत एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। तो कुल मिला के फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो एशिया की धुरी नीति है वो है आपका USA की। जानकारी इसलिए ऐड करें कि कुछ कुछ आपके लिए पढ़ने के लिए चीज़ें अवेलेबल हों। ठीक है, अब देखिए, ये बकलोल की एजेंसी का नाम देखिए, ISI का पूरा नाम। ठीक है, सब जानते हैं पाकिस्तान की है ISI। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके, इसका नाम इनको तो लिख देना चाहिए इंडिया जासूसी इंटेलिजेंस कर देना चाहिए, इस टाइप का नाम रखना चाहिए, और काम ही क्या इनका फिलहाल तो। चलिए, फोर्थ स्टेट का चतुर्थ स्तंभ क्या होता है? आप सभी जानते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ जिसे कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड प्रेस। ठीक है, मीडिया को ही लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आज के टाइम में हमारी मीडिया ऐसी हो चुकी है कि बस 4-5 विश्व कन्या वहाँ बिठा देते हैं। ठीक है, ये सब विश्व कन्या है वहाँ पर, ये 4 विश्व कन्या जहर उगलती रहती हैं। ठीक है, 1-2 धार्मिक नेता को ला के वहाँ बिठा देंगे, एक मौलाना जी बैठ जाएंगे, एक कोई और बैठ जाएंगे, और जितने अनपढ़ व्यक्ति हैं सब वहाँ बैठ के आपस में लड़ते रहेंगे, और कोई काम नहीं है, और हम लोग उसको देखते रहेंगे, और कोई ही काम नहीं है। किसी प्रकार का जो आपका लोक स्तंभ की नीति वाले कोई भी काम नहीं करती आज की डेट में मीडिया। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि इन्हीं विश्व कन्याओं के प्रभाव के कारण आज की डेट में हमारी मीडिया की जो रैंकिंग है वो हर साल गिरती जा रही है। लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग थी 148 विश्व में, और वर्तमान में पहुंच चुकी है 150, 2022 का आपको बता रहा हूँ। ये हमारी हालत है। ठीक है, अगर आप 193 कंट्रीज़ की बात करें तो 150 स्थान पे आ जाती। बाकी अफ्रीकन जो कंट्री हैं, नाइजीरिया, सूडान, उनसे क्या कंपेयर कर रहे हो इंडिया की मीडिया का? ठीक है, तो ये हालत है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। ओके, ब्रिटिश समाचारों पत्र का केंद्र कौन सा है? मतलब ब्रिटिश समाचार जो पत्र थे वो सर्वाधिक कहाँ से छपते थे? ठीक है, तो ये क्या था कि 1980 के दशक तक अधिकांश ब्रिटिश समाचार पत्र छपते थे वो थे फ्लीट स्ट्रीट। ठीक है,
ठीक है। यहाँ से छपने वाला, मैंने आपके एक बीच में क्वेश्चन भी आया था, राइटर्स, ठीक है, ये यहाँ से छपने वाला एक प्रमुख अखबार भी था ब्रिटेन का, ठीक है। तो यह इसका फ्लीट स्ट्रीट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। चीन की संसद किस नाम से जानी जाती है? आप सब जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल पीपुल कांग्रेस, ठीक है। हमारी वाली कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपुल कांग्रेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक और अच्छा प्यारा क्वेश्चन ऐड किया है मैंने, ठीक है। तो ओके, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये बहुत अच्छा, कभी के एग्जाम में आपको टकरा सकता है, कहीं के एग्जाम में। तो आपकी जो चीन का जो राजनीतिक नेतृत्व है ना, उसको आप प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ठीक है, तो जो रूस की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फ्रांस की जो है ना, जो सरकारी रिपोर्ट है, इसे येलो बुक कहा जाता है, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, जो चाइना और हमारे बीच जवाहरलाल नेहरू के समय जो समझौता हुआ था, कोई दूसरे पर अटैक नहीं करे था, ठीक है, शांतिपूर्ण समझौता को पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। उसके अंतर्गत जो चीज़ें आने वाली वो आप देख लीजिए, बाकी आप सिद्धांत जो नहीं है उसको अपने आप निकाल लेंगे। पहला, एक दूसरे के भू क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान करेंगे, ठीक है। ठीक, दूसरा, कोई दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। परस्पर लाभ तथा समानता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये तो थे इनके पंचशील के समझौते, जिसे 1960 तक प्रभावित बनाया गया था। लेकिन 1960 के बाद 62 में इन पंचशील समझौतों की ऐसी तैसी करते हुए चाइना ने हम पे अटैक कर दिया था, ठीक है। आप देख रहे हैं ये कहानी। तो अब देखिए, और दूसरी हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, जिससे हम लोग, हमारा म्यांमार जो हमारा एक मित्र माना जाता था उस समय, अखंड भारत का हिस्सा था, म्यांमार को हमने कोको द्वीप दिया था, ठीक है, कोको आइलैंड दिया था एक गिफ्ट के तौर पर, ठीक है। इस कोको आइलैंड को उठाकर म्यांमार ने दे दिया किसको? चाइना को, जो अंडमान के पास में, ठीक है। ये नेहरू जी द्वारा दिया गया था, इसको उठा के चाइना को दे दिया। अब बताइए, ये तो हालत है। तो अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा पंचशील सिद्धांत का हिस्सा नहीं? देखिए, बातें करने के लिए, आपको समझाने के लिए, डिस्कशन के लिए टॉपिक इतना सारा है कि उसके लिए समय शायद कम पड़ जाए। लेकिन मेरा जो क्लास लेक्चर लेने का जो आपका मन कर रहा है ना, कि आने वाले भविष्य में आपका सहयोग रहेगा, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जानकारी है जो आपसे साझा करने का, जो विदेश नीति हो गई, या आपका जो वर्तमान पॉलिटी से लेकर आपका जो तत्कालिक इतिहास की बात करें, ठीक है, इतिहास को हम किस नज़र से पहले देखा थे, इतिहास को हम राजाओं, युद्ध, आक्रमण इत्यादि से नज़र रखते थे। लेकिन इतिहास को देखने का दूसरा नज़रिया भी है कि क्या सिर्फ इतिहास राजा और युद्ध के बीच में केंद्रित होते थे, कि बाबर आए और वो चले गए, ऐसा बाकी लोग क्या इतिहास में नहीं थे? आम जनता इतिहास में नहीं थी? इतिहास का संबंध बाद में इतिहासकारों ने इस चीज़ से निकाला कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजा के इर्द गिर्द नहीं हो सकता। इतिहास तत्कालीन आर्थिक जो कंडीशन थी, आर्थिक कंडीशनों के अकॉर्डिंग इतिहास बदलता जा रहा था। जैसे जैसे आर्थिक आपकी समस्याएं बढ़ती थी या आर्थिक सुदृढ़ीकरण आता था, उसी के अकॉर्डिंग इतिहास परिवर्तित होता था। चलिए, फिर वो कभी डिस्कशन का टॉपिक फिर से आएगा तो करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या है? तो इसमें जो था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका जो गुट निरपेक्ष था ना, ये अलग आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है। अब ये एक शपथ और प्रतिज्ञान है, तो इसमें आप देखिए, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, तो क्या करेगा? जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसके लिए आपका सबसे पहले इसका जो संबंध रहेगा, तो ये होगा निष्ठापूर्ण कर्तव्य निर्वहन एवं संविधान का परिरक्षण, ठीक है। ये इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, निष्ठापूर्वक, ये हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जज, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जज को संविधान की विधि की मर्यादा बना के रखने के लिए नियुक्त किया जाता है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। संसद के सदस्य, ठीक है, तो संसद के सदस्य को क्या होता है? कर्तव्यपूर्ण निष्ठा निर्वहन करना होता है, ठीक है। और संघ के मंत्री जो होते हैं उनको क्या होता है? सूचना की गोपनीयता रखनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी सूचना किसी को उठा के बता दो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं, ऑप्शन ए का 3, ठीक है, और बी का 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपके सामने पहले ही पॉलिटी के प्रश्न आ चुके हैं। कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये कानून के समक्ष समानता, चाहे वो देश का नागरिक हो चाहे ना नागरिक हो, दोनों को प्राप्त, बिल्कुल सही है, ये हमें नहीं निकालना है।
राज्य के नाम में परिवर्तन, ठीक है, तो राज्य के नाम में परिवर्तन संसद की शक्ति है, राज्य विधानसभा की कोई शक्ति नहीं। राज्य विधानसभा इसकी संस्तुति भेज सकती है संसद में, संसद उसको माने चाहे ना माने, या बिना उसके नाम बदल सकती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 3 में बिल्कुल जिक्र किया गया इसका। नए राज्य का निर्माण मतलब ठीक है, विदेशी राज्य को निर्माण मिलाना, वो आपका आर्टिकल 2 में हो जाएगा। नए राज्य का निर्माण दो राज्यों में से दो राज्यों को मिला एक राज्य मिलाना, या एक राज्य को दो राज्यों में तोड़ना, नाम बदलना, वो सब आर्टिकल आपका 3 में आ जाएगा, वो आपका संसद की शक्ति है। सरकारी नौकरी में अवसर, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है, जो आपका 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, गैर भारतीयों को, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये एक आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ तो आपको समझ होंगे, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार तो आपको देख के समझ आ गया होगा, ठीक है, और बाकी जो है वो आपको शायद एक दो नए लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब होंगे, ठीक है। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसका संबंध आपका पंजाब से पता है, अमृतसर में जो अटैक किया गया था, ठीक है, और आपका जो हो जाएगा ऑपरेशन चेकमेट, ठीक है, वो हो जाएगा श्रीलंका से संबंधित, ठीक हो गया। ऑपरेशन कैक्टस, ये आपका मालदीव से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, और ऑपरेशन सिद्धार्थ ये बिहार से। ये सभी आपको मैं एक एक करके ऑपरेशन सारे डिटेल में बताऊंगा, कभी आप समय मिला तो, ठीक है, कौन सा किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका से, ये वो लिट्टे वाली समस्या से था, डिटेल में है, बाद में कभी बताऊंगा। ऑपरेशन कैक्टस ये आपका मालदीव से, ब्लू स्टार पंजाब से, सिद्धार्थ बिहार से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने, देखिए अब क्या था, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कुछ हमारे जो है प्रवासी, जो भारतीय हमारी नीति है या सांस्कृतिक कूटनीति है, उसके संबंध में कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हम सब जानते हैं कि 9 जनवरी को हमें प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी पूर्ण रूप से भारत में आ गए थे। भारत में तो पहले आ चुके थे 1901 में, बट उसमें उन्होंने अटेंड भी किया था कांग्रेस का अधिवेशन, पर पूर्ण रूप से जो थे 1915 में आए थे 9 जनवरी को। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश थी, ये किस समिति द्वारा की गई थी? तो ये जो समिति थी ये थी आपकी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है, ओके। अच्छा, प्रथम आयोजन कब किया गया था ये अगले क्वेश्चन में है, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ आप समायोजित करके चल सकते हैं। तो प्रथम आयोजन किया गया था आपकी लक्ष्मी सिंघल समिति की सिफारिश पर वर्ष 2003 में। तो 9 जनवरी, ठीक है, 2003 को पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है, ओके। अब आप कमेंट करके बताएंगे 9 जनवरी 2003 को पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवाओं को चुना जाता है, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा भारत को जाने 18 से 35 वर्ष के युवा को। अगला क्वेश्चन, भारतीय डायस्पोरा वर्ल्ड कन्वेंशन 2017 की थीम क्या थी? इसका अभी फिलहाल आपका कोई करंट से रिलेशन नहीं है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ कहाँ स्थित है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं नोट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ये आपका 2019 का है, ठीक है। तो आप देखिए 2022 का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था, ये आप कमेंट कर कर बताएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम कुछ लोक प्रबंधन से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है, 8 ही क्वेश्चन है, उसके बाद ये हमारा पॉलिटी वाला जो सेशन चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सेवा का अधिकार अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, ठीक है, सेवा का अधिकार, ठीक है, राइट ऑफ सर्विसिंग, तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था आपका ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के चलिएगा, ये यूकेपीएससी अपर पीसीएस में क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो ये वर्ष 2005 में, ठीक है, और आर्टिकल 19 में इसको समायोजित कर दिया गया, और ये वर्तमान में मौलिक अधिकार भी है। आरटीआई सूचना अधिकार कब अधिनियम लागू किया? 2005 में, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, तो उसका सी हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय प्रतिभूति एवं
विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई। ठीक है, सेबी की जो स्थापना की गई थी वो आपका किया गया था 1992 में। ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो सेबी की स्थापना की गई थी वो आपका की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड सूचना आयोग के प्रथम मुक्त सूचना आयुक्त थे। ठीक है, तो जो मुक्त सूचना आयुक्त थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ये आपका हो जाएंगे आर.एस. टोलिया जी। ठीक है, आर.एस. टोलिया जी मुक्त सूचना आयुक्त, प्रथम मुक्त सूचना आयुक्त हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है, समाधान योजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आपको जानना आवश्यक है, ये जनवरी 2013 में शुरू की गई थी। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष उत्तराखंड में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो जो राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था वर्ष 2005 में ही। ठीक है, 2005 में इसका गठन किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ आज के प्रश्न, लोक प्रबंधन, ठीक है, संस्थाएं। ठीक है, और पॉलिटी का जो हम सेशन चला रहे थे, जो हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड आदि के लिए, वो अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट जो पहले में हम लोग चला रहे हैं, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। उत्तराखंड का सेशन कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यू के जरिए, और जो सब्जेक्ट बचे हैं वो सारे कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए सेशन थोड़ा लाभदायक रहेगा। कुछ अच्छे प्रश्न थे जो आपके लिए एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में संभावना है। आप एक बार मौका दे के देखिए, हम आपको ज़रूर उस लेवल पर लेके जाएंगे जहाँ आपकी तैयारी और सुदृढ़ हो सकती है। सारे सब्जेक्ट आपको लाइन से कराए जाएंगे। तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।